नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दक्षिण पश्चिम विधानसभा के कमला नगर वार्ड क्रमांक 27 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लोगों के साथ श्रवण किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मन की बात देश के विकास, समाज सेवा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त करने वाला कार्यक्रम है। उन्होंने इस दौरान नागरिकों को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत लोकप्रिय हो रही है, चाहे कर्नाटका में चिकमंगलूर, कुर्ग और हासन हो, तमिलनाडु में पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई के इलाके हो, कर्नाटका तमिलनाडु सीमा पर बिलीगिरी क्षेत्र हो या फिर केरला में वायनाड, त्रावणकोर और मालाबार के इलाके, भारत की कॉफी की डायवर्सिटी देखते ही बनती है। मुझे बताया गया है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट भी कॉफी कल्टीवेशन में आगे बढ़ रहा है। इससे भारतीय कॉफी की पहचान दुनिया भर में और मजबूत हो रही है। तभी तो कॉफी को पसंद करने वाले कहते हैं, इंडियाज कॉफी इज कॉफी एट इट्स फाइनेस्ट। इट इज ब्रूड इन इंडिया एंड लव्ड बाय द वर्ल्ड। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मन की बात में एक ऐसे विषय की बात जो हम सबके दिलों के बेहद करीब है। ये विषय है हमारे राष्ट्रगीत का, भारत का राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम। एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। अगर कठिनाई का समय होता है तो वंदे मातरम का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है। साथियों, राष्ट्रभक्ति, मां भारती से प्रेम, ये अगर शब्दों से परे की भावना है तो वंदे मातरम उस अमूर्त भावना को साकार स्वर देने वाला गीत है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। वंदे मातरम भले ही 19वीं शताब्दी में लिखा गया था, लेकिन इसकी भावना भारत की हजारों वर्ष पुरानी अमर चेतना से जुड़ी थी। वेदों ने जिस भाव को माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या कहकर भारतीय सभ्यता की नींव रखी थी, बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम लिखकर मातृभूमि और उसकी संतानों के उसी रिश्ते को भाव विश्व में एक मंत्र के रूप में बांध दिया था। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से वंदे मातरम की इतनी बातें क्यों कर रहा हूं। दरअसल कुछ ही दिनों बाद 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी और 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया था। साथियों, वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस किया है। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम
शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। आने वाले समय में वंदे मातरम से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे, देश में कई आयोजन होंगे। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, संस्कृत का नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में आता है हमारे धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, प्राचीन ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म और दर्शन। लेकिन एक समय इन सबके साथ साथ संस्कृत बातचीत की भी भाषा थी। उस युग में अध्ययन और शोध संस्कृत में ही किए जाते थे। नाट्य मंचन भी संस्कृत में होते थे। लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड में भी और आजादी के बाद भी संस्कृत लगातार उपेक्षा का शिकार हुई। इस वजह से युवा पीढ़ियों में संस्कृत के प्रति आकर्षण भी कम होता चला गया। लेकिन साथियों, अब समय बदल रहा है, तो संस्कृत का भी समय बदल रहा है। संस्कृति और सोशल मीडिया की दुनिया ने संस्कृत को नई प्राणवायु दे दी है। इन दिनों कई युवा संस्कृत को लेकर बहुत रोचक काम कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको ऐसी कई रील्स दिखेगी जहां कई युवा संस्कृत में और संस्कृत के बारे में बात करते दिखाई देंगे। कई लोग तो अपने सोशल मीडिया चैनल के जरिए संस्कृत सिखाते भी हैं। ऐसे ही एक युवा कंटेंट क्रिएटर है भाई यश साळुंके। यश की खास बात यह है कि वो कंटेंट क्रिएटर भी है और क्रिकेटर भी है। संस्कृत में बात करते हुए क्रिकेट खेलने की उनकी रील लोगों ने खूब पसंद की है। आप सुनिए। पश्यतु अहं कथं क्रीडामि। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम् ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरम् कृपाकरम्। प्रातः नूतनं कन्दुकं गृह्णातु। नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरम्। इमं कन्दुकं सावधानेन पश्य चषटकाय ताडय। आशिकापुराधिनाद कालभैरवं भजे, कालभैरवं भजे। साथियों, कमला और जानवी इन दो बहनों का काम भी शानदार है। ये दोनों बहनें अध्यात्म, दर्शन और संगीत पर कंटेंट बनाती हैं। इंस्टाग्राम पर एक और युवा का चैनल है संस्कृत छात्रो अहम। इस चैनल को चलाने वाले युवा साथी संस्कृत से जुड़ी जानकारियां तो देते ही हैं, वो संस्कृत में हास परिहास के वीडियो भी बनाते हैं। युवा संस्कृत में ये वीडियो भी खूब पसंद करते हैं। आप में से कई साथियों ने समष्टि के वीडियोज भी देखे होंगे। समष्टि संस्कृत में अपने गानों को अलग अलग तरह से प्रस्तुत करती है। एक और युवा है भावेश भीमनाथनी। भावेश संस्कृत श्लोकों, आध्यात्मिक दर्शन और सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। साथियों, भाषा किसी भी सभ्यता के मूल्यों और परंपराओं की वाहक होती है। संस्कृत ने ये कर्तव्य हजारों वर्ष तक निभाया है। ये देखना सुखद है
कि अब संस्कृत के लिए भी कुछ युवा अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको जरा फ्लैशबैक में लेकर चलूंगा। आप कल्पना करिए 20वीं सदी का शुरुआती कालखंड, तब दूर दूर तक आजादी की कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। पूरे भारत में अंग्रेजों ने शोषण की सारी सीमाएं लांघ दी थी और उस दौर में हैदराबाद के देशभक्त लोगों के लिए दमन का दौर और भी भयावह था। वे क्रूर और निर्दयी निजाम के अत्याचारों को भी झेलने को मजबूर थे। गरीबों, वंचितों और आदिवासी समुदायों पर तो अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, साथ ही भारी टैक्स भी लगाया जाता था। अगर वे इस अन्याय का विरोध करते तो उनके हाथ तक काट दिए जाते थे। साथियों, ऐसे कठिन समय में करीब 20 साल का एक नौजवान इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ था। आज एक खास वजह से मैं उस नौजवान की चर्चा कर रहा हूं। उसका नाम बताने से पहले मैं उसकी वीरता की बात आपको बताऊंगा। साथियों, उस दौर में जब निजाम के खिलाफ एक शब्द बोलना भी गुनाह था, उस नौजवान ने सिद्दीकी नाम के निजाम के एक अधिकारी को खुली चुनौती दे दी थी। निजाम ने सिद्दीकी को किसानों की फसलें जब्त करने के लिए भेजा था, लेकिन अत्याचार के खिलाफ इस संघर्ष में उस नौजवान ने सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। वो गिरफ्तारी से बच निकलने में भी कामयाब रहा। निजाम की अत्याचारी पुलिस से बचते हुए वो नौजवान वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर असम जा पहुंचा। साथियों, मैं जिस महान विभूति की चर्चा कर रहा हूं, उनका नाम है कोमरम भीम। अभी 22 अक्टूबर को ही उनकी जन्म जयंती मनाई है। कोमरम भीम की आयु बहुत लंबी नहीं रही। वो महज 40 वर्ष ही जीवित रहे, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने अनगिनत लोगों, विशेषकर आदिवासी समाज के हृदय में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने निजाम के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों में नई ताकत भरी। वे अपने रणनीतिक कौशल के लिए भी जाने जाते थे। निजाम की सत्ता के लिए वे बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। 1940 में निजाम के लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे उनके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें। कोमरम भीम की ना विनम्र निवाली आयन प्रजल हृदयांलो एप्पटिकी नीलीची उंटारू। साथियों, अगले महीने की 15 तारीख को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। यह भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का सुअवसर है। मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। देश की आजादी के लिए, आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए उन्होंने जो काम किया वो अतुलनीय है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव उलीहातू जाने का अवसर मिला था। मैंने वहां की माटी को माथे पर लगाकर प्रणाम किया था। भगवान बिरसा मुंडा जी और कोमाराम भीम जी की तरह ही हमारे आदिवासी समुदायों में कई और विभूतियां हुई है। मेरा आग्रह है कि आप उनके बारे में अवश्य पढ़ें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के लिए मुझे आपके भेजे हुए ढेरों संदेश मिलते हैं। कई लोग इन संदेशों में अपने आसपास के प्रतिभाशाली लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है कि हमारे छोटे शहरों, कस्बों, गांवों में भी इनोवेटिव आइडियाज पर काम हो रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति या समूहों को जानते हैं
जो सेवा की भावना से समाज को बदलने में जुटे हैं, तो मुझे जरूर बताइए। मुझे आपके संदेशों का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। अगले महीने हम मन की बात के एक और एपिसोड में मिलेंगे, कुछ नए विषयों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हम हमारे नेता, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनकी सरकार के बनने के तुरंत बाद देश में उनने कई सारे प्रयोग किए, कई सारे क्षेत्रों में काम किया। मन की बात का ये कार्यक्रम का एपिसोड सुनने में यहाँ भोपाल में दक्षिण पश्चिम विधानसभा में माननीय विधायक भगवान दास सपनानी जी के साथ मौजूद हुए। यहाँ जिलाध्यक्ष रविन्द्र यति जी, हमारे मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, मुकेश जी, अजय भाई, यहाँ की पार्षद जी, बहुत सारे मित्रों के साथ आज आपसे जब कोई बात कर रहा हूं तो वास्तव में मोदी जी ने अपने कामों के बलबूते पर शुद्ध गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से सकारात्मक ऊर्जा की धारा का प्रवाह प्रारंभ किया। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इतना बड़ा देश और इतनी विविधता में मन की बात के माध्यम से वो लघु भारत अपने सामने उपस्थित कर देते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम भारत के विविध प्रांतों में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या चलना चाहिए, किन किन बातों से प्रेरणा लेना चाहिए, भविष्य के कौन से जवाबदारी वाले विषय सामने आ सकते हैं और उनमें हमारी भूमिका क्या होगी। कितना अच्छा लगता है कि क्रिकेट खेलने वाले बच्चे भी संस्कृत भाषा, देव भाषा के माध्यम से वो अपने भाव का अभिव्यक्ति और भाषा का उपयोग कर रहे हैं। न केवल क्रिकेट, संस्कृत में गीत भी, तो देव भाषा को बढ़ाने का मुद्दा हो। उत्पादन से लेकर कॉफी के टेस्ट तक हमारे क्षेत्र के प्रत्येक विषय को लेकर के माननीय मोदी जी हर बार मन की बात में वो सारे प्रेरक प्रसंगों को सामने रखते हुए वंदे मातरम की बात करके उनने हमको प्रेरित किया, जिसके बलबूते पर एक शब्द ने देश की आजादी की ललक 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के माध्यम से, और ये तो हम सबको भी पहली बार जानकारी आई है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने स्वर से उसको गायन भी करके ये अद्वितीय उपलब्धि हम सबके सामने दी थी। और उसी के साथ साथ जब केवड़िया धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तत्कालीन उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करते हुए जो 11 हमारा अपने 31 अक्टूबर से 15 दिन का अभियान पूरे देश के विविध राज्यों के द्वारा माननीय वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करने के लिए वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान के अंतर्गत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। 11 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी हम लोग भी गुजरात जाने वाले और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वयं वहां जाने वाला हूं और उस समय के माननीय तत्कालीन उप प्रधानमंत्री के योगदान को नमन करते हुए केवड़िया धाम पर्यटन का कैसा सुंदर केंद्र बना, ऐसे टूरिज्म से लोगों को रोजगार मिले, सांस्कृतिक धारा बढ़े और हमारा देश के साथ बाकी राज्यों के साथ आत्मीय संबंध बने, ऐसे कई प्रयोग माननीय मोदी जी ने चलाए हैं। लेकिन आज से तो छठ मैया का आनंद है। बिहार सहित पूरा देश हमारे ये त्योहार दिवाली के बाद कितने प्रकार से आनंद देते हैं, इसका एहसास होता है। और छठ मैया के माध्यम से अपने उस भारतीय परिवार परंपरा में माताएं बहनें निराहार होकर के अपने सुहाग की, अपने परिवार की, सबकी सदिच्छा, शुभेच्छा, उनके जीवन की लंबी आयु होने की कामना करते हुए पारिवारिक भारतीय संस्कार की धारा और मसाल प्रज्वलित करती है। मेरी अपनी ओर से छठ पर्व के इस अवसर पर भी सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये स्कूल के मुझे ये मालूम बाद में पड़ा, आने का मेरे पहले तय हो गया था। रघुवंशी जी ने एक खास बात बताई
मुझे नहीं मालूम था कि ये पटवाजी के जमाने से, जोशी जी पटवाजी के जमाने से, कि यहाँ भोपाल में ये ऐसा जगह है जहाँ हर एक मुख्यमंत्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। मेरे 2 साल में इस स्थान की ये नई एक कहानी मालूम पड़ी। तो एक तरह से आपके यहाँ इस स्कूल में मुख्यमंत्री का आना का क्रम जारी है। मैं आपको भी बधाई देता हूँ। और ये स्कूल ने अपनी एक साख बनाई है सबके बीच, शिक्षा की धारा के साथ भविष्य की पीढ़ी को लेकर चलने का ये जो संकल्प है, ये मन की बात को और सार्थक करता है। मैं आपके माध्यम से मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं, उनके निमित्त हमारा भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में, और अरविंद रेड्डी जी को भी धन्यवाद देता हूं, आशीष जी और भगवान दास जी को, जो हमारी मन की बात के इस आयोजनों में कहीं न कहीं जब भी मौका पड़ता, अगर मैं भोपाल में हूं तो वह ऐसे कार्यक्रम में जोड़कर, पिछली बार हम जगदीशपुर में शामिल हुए। जगदीशपुर ये अद्भुत स्थान है, भोपाल की पूर्व राजधानी भोपाल रियासत की, वो जगदीशपुर है, तो तत्कालीन समय में इस्लामपुर कहते थे, लेकिन अद्भुत बनावा, वहां का टूरिज्म और हेरिटेज वाकई हम सबको आकर्षित करता है। अगली बार कभी मौका मिले तो आप भी जरूर जाइएगा। 1-2 जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा। 1 नवंबर को हमारा मद्रेस का स्थापना दिवस है, और इस बार 1 नवंबर पर जुबिन नौटियाल का भी एक कार्यक्रम हम करने वाले लाल परेड ग्राउंड पे, और उससे बढ़कर सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य का मंचन भी भोपाल में होने वाला 2 और 3 नवंबर को। वाकई वो अद्भुत 2000 साल पुराना सम्राट विक्रमादित्य का काल, जब अपने देश के अंदर भारत में यहां से लगा करके अफगानिस्तान के आगे हिंदू कुश तक पूरा भारत शकों के आगोश में विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था, लेकिन अपने मद्रेस से विक्रमादित्य ने आजादी की ललक और आजादी की लड़ाई प्रारंभ की, और न केवल पूरा भारत बल्कि सांस्कृतिक रूप से तो आज के दृष्टिकोण से पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान, इधर से बर्मा, वहां से लगा करके हिंदू कुश तक पूरा भारत न केवल स्वतंत्र कराया बल्कि सुशासन की मिसाल कायम करते हुए विक्रमादित्य ने न्याय की परंपरा, दानशीलता की परंपरा, वीरता की परंपरा, विक्रम संवत का प्रादुर्भाव, सभी प्रकार के योग्य लोगों को आगे ला करके नवरत्नों की परंपरा, कितने प्रकार से विक्रमादित्य ने अपने उस भारत को गौरवान्वित करने वाले और हमारे अपने अतीत के एक ऐसे कुशल शासक की परिचय कराया जो आज भी सुशासन के लिए सर्वोच्च प्रतिमान माना जाता है। तो हमारे उस विक्रमादित्य के काल को पुनः सबके सामने मंचन कराते हुए लाल परेड ग्राउंड पे दौड़ता हुआ बच्चा घोड़ा लेकर के मैदान में, अभी तो हमने ऐसे नाटक देखे ही नहीं कि कोई मैदान में प्रत्यक्ष घोड़ा लेकर के दौड़ता हुआ आए और सामने आमने सामने का युद्ध हो, तलवारें चल रही है, भाले, हाथी, घोड़े, ऊंट सब मैदान में आकर के, और रथ से महारानी उतर रही है। अलग अलग प्रकार के 5 मंचों पे जब नाटक होता है तो ऐसा लगता है इधर देखो, इधर देखो, किधर देखो, ऐसा मंच इतना बड़ा भारी जो आमतौर पर 25-50 फीट के मंच पे हमको देखने की आदत होती है। भोपाल में वो उस युग को पुनः जीवंत करने का प्रयास करेंगे, जब विक्रमादित्य के जन्म से लेकर के राज्यरोहण तक की उनकी सारी गाथाओं को एक बार फिर अपनी आंखों के सामने देखने का यह अद्वितीय मौका है। आइए हम सब 1 और 2, 3 तारीख के तीनों प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में सब शामिल हो। विक्रमादित्य मंच के लिए मैं यहाँ के पार्षद, विधायक सबसे भी कहूंगा उसके पास वगैरह मिलेंगे तो थोड़ा योग्य प्रकार से पास पहुंचाना, और हम सब दूर से बहुत अच्छे आनंद से देखेंगे। पास नाम है लेकिन आनंद सबको लेना है, हम सब मिल करके उस आनंद में शामिल होंगे। निमंत्रण देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। खड़े हो जाए। आत्मनिर्भर भारत के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इस आधार पर इस शपथ को, संकल्प को लेना है। मैं जब आपके पास सबको संकल्प दिया है, भरना भी है और बोलना भी है, अपना हाथ आगे कर दे और अपने नाम को मैं जब बोलूँ मैं, तो जो बहने वो अपने आगे नाम जैसा लेती हूँ और जो भाई है वो संकल्प लेता हूँ, ये उल्लेख करना। मैं बोल रहा हूँ मैं अपना नाम ले ले।
भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए ये संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। गांव, किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।